नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 सांख्यिकी में कक्षा 10 विज्ञान में हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। उसमें हमने अभी तक 16 यानी 16 सवाल किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं लिखे लेकिन पता चल जाएगा। 17 नंबर का हमारा सवाल रहेगा आज अभी दहन के बारे में। यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारा 17 नंबर का सवाल हो गया। दहन के बारे में समझाइए। ठीक है, तो ये दहन के बारे में समझाना है। ये 70 नंबर का हमारा सवाल हो गया। तो शुरू करते हैं दहन के बारे में। आपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके अपने सभी अपर रूपों में जो कार्बन जो है वह ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये वाला समीकरण। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं और नीचे कुछ ये मुक्त करते। इसे अभिक्रिया को दहन कहा जाता है। दहन किसे कहा जाता है, ये सवाल का जवाब आ गया कि जिन अभिक्रिया में कार्बन यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं उस अभिक्रिया को दहन कहते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिनका अध्ययन हमने पहले तो कर चुके हैं। ये 3 उदाहरण भी हो गए। दहन के बारे में और विस्तार से दिखा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्य रूप से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। तो ये स्वच्छ ज्वाला निकलेगी संतृप्त में से, और असंतृप्त में से निकलेगी पीली ज्वाला। इसके परिणाम स्वरूप धातु की तस्तरी पर कज्जली निक्षेपण होता है, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यह कभी बर्तनों के तले काले होते हुए भी दिखाई दें तो इसका अर्थ यह होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। ऑक्सीकरण के बारे में समझाइए। ये हमारा सवाल नंबर हो गया 18 नंबर का सवाल। ऑक्सीकरण के बारे में समझाइए। ठीक है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो एक परख नली में लगभग 3 मिली एथेनॉल लेना है और उसे जल उष्मक में सावधानी से गर्म करेंगे। फिर उसके अंदर हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का एक बूंद डालेंगे। तो क्या होता है, दहन करने पर यानी एथेनॉल जो है उसका दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ऑक्सीकरण की बात है ये। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, तो इन पदार्थों को कहा जाता है ऑक्सीकारक। तो हमने देखा कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर सकते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जड़ित हैं, अतः एवं इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ये ऑक्सीकारक के उदाहरण हो गए। ये 19 नंबर का सवाल शुरू हो गया।
कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण रूप से वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसीलिए भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। 19 के बाद ये 20वां सवाल हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 20वां सवाल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणु के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारण रूप से उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। यह उसका समीकरण हो गया। ये प्रतिस्थापन की बात हो गई। 20 नंबर का सवाल। ये 21 नंबर का सवाल। एथेनॉल के गुणधर्म देखते हैं। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्य रूप से एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ सकता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या भी उत्पन्न हो सकती हैं। ये बात हो गई एथेनॉल के गुणधर्म और उपयोग के बारे में। एथेनॉल की अभिक्रियाएं दी गई है यहाँ पे, उसका तो हमें काम नहीं है। 20 नंबर के सवाल के बाद हम देखते हैं एथेनोइक अम्ल की बात करते हैं। यह सवाल नंबर हो गया 21। एथेनोइक अम्ल जो है उसका एक और नाम है एसेटिक अम्ल, और इसका समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसेटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन, इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसेटिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी विशिष्ट अम्लीयता होती है। उसके बाद तो हमारे काम का नहीं है, इसको आगे जाने देते हैं। 21 नंबर का सवाल हो गया, इसका नहीं काम है। 21 के बाद देखते हैं यहाँ पर साबुन और अपमार्जक। ये आखिरी सवाल है हमारा 22 नंबर। साबुन और अपमार्जक के विषय में समझाइए। तो हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं साबुन और अपमार्जक में। तो सफाई में साबुन के प्रभाव की बात करते हैं। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है,
जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। इसका चित्र दिया गया है, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो मिसेल की रचना दी गई है, ये जो दिख रहा है वो मिसेल है। तो इसके बाद यहाँ पर और भी बताया गया है, देखते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि झाग मुश्किल से बंध रहे हैं। स्नान करते समय एवं जल से शरीर को धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करते हैं। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। अन्य एक प्रकार के यौगिक हैं अपमार्जक। इसका उपयोग करके इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्य रूप से अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में होता है। ये अपमार्जक की बात हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग 8वां पाठ शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8। आप लोग पढ़ के रखिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 आएगा। हमारे अब 2 पाठ बाकी हैं। इसके बाद अभ्यास क्रम ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।